सूरजपुर गांव अपनी हरी भरी खेतों, शांत बहती नदियों और मिट्टी के घरों के बीच पनपती सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, अपनी छोटी छोटी खुशियों पे संतुष्ट। रामदीन इसी गांव का एक गरीब किसान था। उसकी पहचान उसकी अथक मेहनत और नेक दिल इंसान के रूप में थी। उसके पास कुछ एकड़ जमीन थी जो उसके और उसके परिवार के लिए अन्न उगाती थी। उसका सबसे वफादार साथी था उसका बूढ़ा बैल, जो सालों से उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेत में काम करता आया था। रामदीन का जीवन मुश्किलों से भरा था, लेकिन उसकी पत्नी और उसका समझदार बेटा सूरज उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। सूरज बचपन से ही अपने पिता की मेहनत और ईमानदारी को देखता आया था। वह शांत स्वभाव का, लेकिन तेज बुद्धि वाला और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला युवक था। एक दिन रामदीन के खेतों में गेहूं की फसल सुनहरी धूप में चमक उठी। पके हुए दाने हवा के हल्के झोंकों से ऐसे लहरा रहे थे मानो रामदीन की महीनों की मेहनत का फल उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो। रामदीन का मन खुशी से भर गया। उसने फसल काटी और उसे अपनी पुरानी बैलगाड़ी में भरकर शहर के बाजार में बेचने की तैयारी शुरू कर दी। उसकी पत्नी हमेशा की तरह थोड़ी चिंतित थी। उसने रामदीन से स्नेह भरे स्वर में कहा, अजी सुनो, शहर के लोग बड़े दुनियादार होते हैं। उनकी बातों में जादू होता है और वे सीधे साधे लोगों को आसानी से ठग लेते हैं। तुम जरा आंखें और कान खुले रखना और किसी भी अनजान की मीठी मीठी बातों में मत फंसना। सूरज, जो आंगन में बैठकर अपने काम की योजना बना रहा था, अपनी माँ की चिंता सुनकर उठ खड़ा हुआ और अपने पिता के पास आकर बोला, पिताजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आप तो हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरा मन कहता है कि इस बार आपको अच्छी कीमत मिलेगी। हालांकि उसके युवा मन के एक कोने में एक हल्की सी आशंका जरूर थी, जिसे वह अपने माता पिता पर जाहिर नहीं करना चाहता था। अगली सुबह सूरज के उठने से पहले ही रामदीन अपनी बैलगाड़ी में गेहूं की भारी बोरियां लादकर शहर की ओर निकल पड़ा। सूरजपुर से शहर का रास्ता काफी लंबा और धूल भरा था। बूढ़े बैल धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे और रामदीन अपनी सादी धोती और कुर्ते में मन ही मन अच्छी कमाई की उम्मीद लगाए चला जा रहा था। शहर पहुंचकर अनाज मंडी में उसने अपनी बैलगाड़ी को एक खाली जगह पर खड़ा किया और खरीदारों का इंतजार करने लगा। मंडी में किसानों और व्यापारियों की भीड़ लगी हुई थी। तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं। किसानों की अपनी फसल की तारीफें, व्यापारियों की मोल भाव की कोशिशें और मजदूरों की आवाजाही। कुछ देर बाद रामदीन की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो अपनी वेशभूषा और हाव भाव से औरों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। यह था सेठ घनश्याम, शहर का सबसे धनी और कुख्यात अनाज व्यापारी। उसके पास कई गोदाम थे और मंडी में उसका दबदबा चलता था। घनश्याम अपने आसपास खड़े नौकरों और मुनीमों पर रौब जमा रहा था। उसकी आवाज में हुक्म चलाने का अंदाज था। उसके चेहरे पर एक तीखी और चालाक मुस्कान थी और उसकी आंखें हर आने जाने वाले को ऐसे घूर रही थीं मानो वह सबकी कीमत आंक रहा हो। घनश्याम की नजर जब रामदीन पर पड़ी तो उसने उसके साधारण कपड़े और भोली भाली सूरत देखी और मन ही मन एक कुटिल योजना बनाने लगा। यह गरीब और सीधा साधा किसान तो मेरे लिए एक आसान शिकार साबित होगा। अरे ओ भोले किसान, क्या यह सारा अनाज बेचना है? लगता है इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। फसल तो खूब अच्छी दिख रही है। घनश्याम के अमीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व से थोड़ा प्रभावित होकर विनम्रता से उत्तर दिया, जी सेठ जी, ये सारा अनाज बेचने के लिए ही लाया हूँ। हाँ, सारा अनाज बेचने के लिए ही लाया हूँ। हाँ, भगवान की दया से इस बार फसल अच्छी हुई है। घनश्याम ने लापरवाही से पूछा, तो क्या कीमत लगा रहे हो इस अनाज का? तो क्या कीमत लगा रहे हो इस अनाज का? रामदीन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपनी मेहनत और लागत को ध्यान में रखते हुए कहा, 10 चांदी के सिक्के प्रति बोरी सेठ जी, यही तो आजकल मंडी का भाव है। घनश्याम जोर से हंसा। उसकी हंसी में सहानुभूति कम और उपहास का भाव ज्यादा था। 10 सिक्के? अरे गरीब किसान, तुम्हें बाजार के भाव की क्या खबर?
ये तो बहुत ज्यादा कीमत है। खैर छोड़ो ये सब मोल भाव। क्या तुम यह सारा अनाज जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगे? उसकी आंखों में एक चमक थी। वह अपनी चाल चलने के लिए तैयार था। रामदीन थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, अनाज तो अच्छी हालत में ही है, इसमें सेठ जी को क्या आपत्ति हो सकती है? अपनी सरलता में वह घनश्याम की छिपी हुई मंशा को समझ नहीं पाया और उसने हामी भरते हुए कहा, हाँ सेठ जी, जैसा भी है मैं बेचने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा। घनश्याम ने अपनी चाल पूरी करते हुए कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें कुल मिलाकर 150 चांदी के सिक्के दूंगा। क्या कहते हो? उसने जानबूझकर कम कीमत लगाई थी, यह जानते हुए कि रामदीन मोल भाव करने की कोशिश करेगा ताकि वह अपनी असली चाल चल सके। रामदीन थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसे उम्मीद से कम पैसे मिल रहे थे। उसने धीरे से कहा, सेठ जी, मंडी में तो लोग। लेकिन घनश्याम ने उसे बीच में ही रोक दिया। देखो किसान, ज्यादा सोच विचार मत करो। ये मेरी आखिरी कीमत है। लेना है तो लो, वरना अपना रास्ता नापो। मेरे पास और भी काम है। उसकी आवाज में अब कठोरता आ गई थी। रामदीन अपनी गरीबी और शहर में अकेले होने के कारण दबाव में आ गया। उसे लगा कि कहीं उसे यह मौका भी न गंवाना पड़े। उसने भारी मन से कहा, ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। बहुत खूब। ये लो 150 चांदी के सिक्के, और अब तुम अपनी यह बैलगाड़ी मेरे बड़े गोदाम तक ले चलो। मेरे आदमी तुम्हें बता देंगे कि अनाज कहाँ उतारना है। उसने रामदीन को कम पैसे दिए थे, लेकिन अपनी चालाकी से उसे यह एहसास नहीं होने दिया कि वह ठगा जा रहा है। रामदीन अपनी मेहनत की कम कीमत पाकर भी थोड़ा खुश था कि चलो अनाज तो बिका। वह सिक्के लेकर घनश्याम के पीछे पीछे उसके आलीशान गोदाम की ओर चलने लगा। रामदीन मन ही मन सोच रहा था, घर जाकर पत्नी और सूरज को बताऊंगा। कुछ देर बाद वे घनश्याम के बड़े से गोदाम पर पहुँचे। गोदाम अनाज की बोरियों से ठसाठस भरा हुआ था। घनश्याम ने अपने एक नौकर को इशारा किया। रामदीन जैसे ही बैलगाड़ी से अनाज की पहली भारी बोरी नीचे उतारने लगा, घनश्याम अचानक चिल्लाया, अरे ओ भोले किसान, रुको! ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी बैलगाड़ी क्यों खाली कर रहे हो? ताकि मैं जल्दी से अपना बैलगाड़ी यहाँ से ले जा सकूं। घनश्याम ने और भी कठोर स्वर में कहा, मूर्ख! क्या तुम्हें सौदे की शर्त याद नहीं जो तुमने अनाज बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? तुमने कहा था कि तुम सारा अनाज जिस हालत में है उसी हालत बेचोगे, और तुम्हारा अनाज किस हालत में है वह तुम्हारी इस बैलगाड़ी पर लदा हुआ है। इसीलिए हमारी शर्त के अनुसार अनाज के साथ साथ यह बैलगाड़ी भी अब मेरी हुई। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सेठ जी, आप यह क्या कह रहे हैं? ये मेरी एकमात्र रोजी रोटी है। इसके बिना मैं अपने खेत पर कैसे जाऊंगा? बैल के बिना मैं खेत कैसे जोतूंगा और अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? यह तो सरासर अन्याय है सेठ जी। न्याय अन्याय की बातें छोड़ो। घनश्याम ने निर्दयता से कहा, शर्त तो शर्त होती है। तुम्हें अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए अब यहाँ से दफा हो जाओ। उसने अपने कुछ बलवान आदमियों को बुलाया और हुक्म दिया, इसको यहाँ से धक्के मारकर निकाल दो। रामदीन ने बहुत गिड़गिड़ाया। उसने घनश्याम के पैरों पर गिरकर दया की भीख मांगी, लेकिन उस पत्थर दिल व्यापारी पर कोई असर नहीं हुआ। उसके आदमियों ने रामदीन और उसकी गोदाम से बाहर धकेल दिया। रामदीन सड़क पर असहाय खड़ा रोता रहा। उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। रामदीन दुखी मन से रोते हुए अपने घर आया। जब सूरज ने अपने पिता को रोते हुए और बिना बैलगाड़ी के घर लौटते देखा, तो उसका हृदय दुख से भर गया। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? और बैलगाड़ी कहाँ है? रामदीन ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए भारी मन से अपने बेटे को शहर में जो कुछ भी हुआ था वह सब विस्तार से सुनाया। उसने घनश्याम की धूर्तता, अपनी बेबसी के बारे में बताया। सारी बातें सुनकर सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में रखा और अपने पिता को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, पिताजी, आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। उस धोखेबाज व्यापारी को उसकी करनी का फल जरूर मिलेगा। भगवान सब देख रहे हैं। आप बस आराम कीजिए।
मैं देखता हूँ कि उस पापी का क्या करना है। उसके युवा मन में न्याय की एक तीव्र ज्वाला धधक रही थी। अगली सुबह रामदीन दुख और चिंता के कारण बिस्तर से उठ नहीं सका। वह कमजोर और बीमार महसूस कर रहा था। सूरज ने अपने पिता की उदास और बीमार हालत देखकर दृढ़ निश्चय किया कि वह उस धूर्त व्यापारी को सबक सिखाकर ही रहेगा। सूरज ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप आराम कीजिए। आज मैं शहर जाऊंगा। मैं अपना अनाज बेचने की कोशिश करूंगा और साथ ही उस व्यापारी से हमारी बैलगाड़ी वापस लाने का भी कोई तरीका निकालूंगा। उसके शांत चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प झलक रहा था। रामदीन ने कमजोर आवाज में कहा, जाओ बेटा, लेकिन ध्यान से जाना और किसी मुसीबत में मत पड़ना। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। सूरज अपने पिता का आशीर्वाद लेकर पड़ोसी से बैलगाड़ी उधार लेकर बैलगाड़ी में अनाज लादकर शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में उस धनी व्यापारी को सबक सिखाने की योजनाएं घूमती रहीं। उसका युवा मन अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वह जानता था कि उसे बहुत सावधानी और चतुराई से काम लेना होगा। शहर पहुंचकर सूरज सीधे उसी अनाज मंडी में पहुंचा जहां उसके पिता के साथ अन्याय हुआ था। कुछ देर बाद सूरज की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो अपनी वेशभूषा और हाव भाव से औरों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। वह समझ गया कि यही सेठ घनश्याम है। सेठ घनश्याम अपने मुंशी के साथ खड़ा हुआ था। सूरज सीधे उसके पास गया और निर्भीक होकर बोला, सेठ जी, क्या आप कुछ अनाज खरीदना चाहेंगे? घनश्याम ने सूरज को ध्यान से देखा। वह मुस्कुराया और बोला, हाँ लड़के, तुम्हारे पास क्या है बेचने को? सूरज ने आत्मविश्वास से कहा, मेरे पास उत्तम किस्म की अनाज है। सेठ जी, तुम्हारे पास कितना अनाज है लड़के? मेरे पास 100 बोरियां अनाज है। सेठ जी, 100 बोरियां अनाज, ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे भी ठग लूंगा। घनश्याम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के दूंगा, लेकिन शर्त है कि अनाज जिस हालत में है उसी हालत में खरीदा जाएगा। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजूर है सेठ जी। मेरी भी एक शर्त है सेठ जी, मैं पैसे जिस हालत में रहेगा उसी हालत में लूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर सूरज घनश्याम को मंडी के बाहर ले गया जहां उसकी बैलगाड़ी अनाज से लदी खड़ी थी। घनश्याम ने अनाज की बोरियों को देखा। अनाज सच में बहुत अच्छी किस्म का था। सेठ का लालच और बढ़ गया। ठीक है लड़के, अनाज तो अच्छा है, इसे मेरे गोदाम तक ले चलो। अरे लड़के रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? सूरज ने शांत भाव से कहा। मैं अनाज उतार रहा हूँ सेठ जी। घनश्याम चिल्लाया, क्या तुम्हें हमारी शर्त याद नहीं? अनाज जिस हालत में है उसी हालत में खरीदा जाएगा, और तुम्हारा अनाज किस हालत में है वह तुम्हारी इस बैलगाड़ी पर लदा हुआ है। तो अब ये बैलगाड़ी भी मेरी हुई। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं तो ये शर्त बिल्कुल ही भूल गया था। माफी चाहता हूँ। लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जरूर, लो संभालो अपने सौदे की कीमत। ठहरिए हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे। इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ हैं। अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए, और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। सूरज की बात सुनकर श्यामलाल सेठ के होश उड़ गए। क्या बक रहा है लड़के? बक नहीं रहा सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रहा हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी ये मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगा। भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। हे भगवान, ये तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकता हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। अरे बेटे, हाथ के बदले में तुम्हें तुम्हारा बैल, तुम्हारी बैलगाड़ी, सारा अनाज और इन सब के साथ 10-10 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। सूरज भी अपनी जिद पर अड़ा था। नहीं सेठ जी, मुझे ये सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए सेठ जी।
लगता है आज ये 2 कौड़ी का छोकरा मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगा। सूरज और श्यामलाल सेठ का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहाँ जमा हो गए और सूरज ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोला, अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। जरूर मिलना चाहिए। सेठ, कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब किसान से उसका बैल प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़के को देना होगा। हाँ, बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती गांव के मुखिया जी के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। मुखिया जी का नाम सुनते ही सेठ का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं स्वेच्छा से मुखिया जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग सूरज और सेठ के साथ उसी समय मुखिया जी के पास पहुँचे, जो सेठ श्यामलाल का घनिष्ठ मित्र था और इस बात की किसी को खबर नहीं थी। लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे और यह बात महाराज तक पहुँच गई तो मेरी खैर नहीं। मुखिया इतना सोच ही रहा था कि सूरज बोला, मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर और मुझे मेरा हक दिलवाइए। हम सारी बात सुनकर इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि दोषी ये श्यामलाल ही है और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटे, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगे? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी सेठ श्यामलाल दे रहा है उसके अतिरिक्त 25 सोने के सिक्के और ले लो। नहीं मुखिया जी, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। मुखिया ने सूरज को बहुत समझाया। तब ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 5000 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकता हूँ। श्यामलाल सूरज की बात सुनते ही बोल पड़ा, नहीं मुखिया जी, मैं इसकी ये मांग स्वीकार नहीं कर सकता। यह कीमत बहुत ज्यादा है। यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर न करके इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाइए मुखिया जी। घर में मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा मुखिया जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन सेठ से कहना पड़ा, सेठ श्यामलाल, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर दो या 5000 सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है। मुखिया का फैसला सुनकर सेठ के पैरों तले धरती खिसक गई। लेकिन मरता क्या न करता, उसे सूरज द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। ले चतुर लड़के, ये 5000 सोने के सिक्के, लेकिन ये तू मत समझना कि तू मुझसे ज्यादा चतुर है। सूरज 5000 सोने के सिक्के लेकर खुशी खुशी घर आ गया।